स्टार्टेड विद वेव्स. वेव्स की टाइप्स हमने डिफाइन की थी, व्हाट आर वेव्स, एंड ड्यूरिंग वेव मोशन व्हाट इज ट्रांसफर्ड, मैटर और एनर्जी. एनर्जी इज ट्रांसफर्ड और मैटर. ओनली एनर्जी इज ट्रांसफर्ड, नॉट मैटर. 9th स्टैंडर्ड में आपने एक्सपेरिमेंट किया था लीफ वाला, एक छोटी सी एक्टिविटी सुनी थी उसमें कि दैट देयर इज अ स्टिल पॉन्ड ऑफ वाटर. ठीक है, उसमें आप एक पेपर की बोट रख देते या लीफ पड़ा हुआ है. ठीक है, फ्रॉम अदर साइड यू चर्न द वाटर एंड प्रोड्यूस वेव्स इन वाटर. तो आप देखते हो जब रिपल्स प्रोपेगेट करती हैं तो बोट सिर्फ अप एंड डाउन मूव करती है या लीफ सिर्फ अप एंड डाउन मूव करता है. इट डजंट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस अलोंग विद द वेव. So only energy is transferred, not matter. I also gave you example. When we throw a pebble in a pond of water, ripples are produced. They go on handing over energy from one particle to next and to next and to next. And we have seen that interval wise when we had drawn the graphical variation of transverse waves and longitudinal waves. So that was quite interesting also. And you come to know exactly how transverse waves are produced graphically, how longitudinal waves are produced graphically. ठीक है, तो उसमें आपको क्लियर होगी. सो ट्रांसवर्स वेव्स हैव टू पार्ट्स, क्रेस्ट एंड ट्रफ. लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैव टू पार्ट्स, कंप्रेशंस एंड रेरफैक्शंस, जो 9th में आपने बहुत डिटेल में पढ़े थे. ठीक है, देन नेक्स्ट इज सम रिवीजन टाइप टॉपिक्स आर देयर. वो मैं जस्ट आपको थोड़ा सा बता दूंगी, मैं इतना डिटेल में नहीं बताऊंगी, बिकॉज देयर आर मेनी मोर थिंग्स दैट वी हैव टू डू फॉर द फर्स्ट टाइम. ठीक है, जो आपने पहले कभी 9th में नहीं की हैं वो न्यू है और ज्यादातर हम उन्हीं में से क्वेश्चंस एक्सपेक्ट करते हैं. व्हाट डू वी मीन बाय रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, शो दैट साउंड नीड्स अ मीडियम टू ट्रेवल थ्रू. तो ये बातें जो है मैं जस्ट आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा देती हूँ, रिकॉल करवा देती हूँ. राइट, तो शो दैट साउंड नीड्स अ मीडियम टू ट्रेवल थ्रू. तो उसके लिए क्या किया था आपने, बेल जार एक्सपेरिमेंट किया था. राइट, so you connect a bell to an electrical circuit, right? A bell is there with a gong hitting a hammer, okay, and this is a bell jar and it is connected to a vacuum pump. It is connected to a vacuum pump. So first of all, when we switch it on, when we press the switch of the circuit, then what happens? When we press the switch, the gong starts hitting, hammer starts hitting the gong. This is a portion of electric bell that we have put inside a bell jar, and we hear the sound because there is air inside the jar. After some time, we open this valve and the vacuum pump starts extracting air out of the bell jar. तो जब हमें क्या होगा, अभी भी बेल रिंग कर रही है बट इंटेंसिटी ऑफ साउंड हर्ड बाय अस इट विल बी डिक्रीजिंग. हमें फीबल साउंड सुनाई देनी शुरू हो जाएगी और कुछ देर बाद जब पूरा वैक्यूम क्रिएट हो गया इसके इनसाइड, देन नो साउंड विल बी हर्ड एट ऑल. सो दिस शोज दैट साउंड नीड्स अ मीडियम टू ट्रेवल थ्रू. तो ये एक्सपेरिमेंट आप लोगों ने किया हुआ है लोअर क्लासेस में. देन व्हाट आर द वेव कैरेक्टरिस्टिक्स? There are 5 wave characteristics. Who will tell me? What are the 5 wave characteristics? Yes, बताइए, एक आधी तो पता होगी. What are 5 wave characteristics? एक वेव की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? हाँ, पहले तो एक तो वेवलेंथ है. एक वेव की कैरेक्टरिस्टिक्स है वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, स्पीड. ठीक है, देन और क्या इसका, एम्पलीट्यूड एंड टाइम पीरियड. स्पीड वेलोसिटी एक ही बात होगी, स्पीड ऑफ द वेव. ठीक है, सो दीज आर 5 वेव कैरेक्टरिस्टिक्स. These are 5 wave characteristics. What are their symbols? Wavelength lambda, frequency nu, speed v, amplitude a, time period t. So just एक बार मैं just रफली आपको इनकी definitions और formulae unit बता देती हूँ.
सबसे पहले है वेवलेंथ. वेवलेंथ इज डिफाइंड एज, वैसे तो बाय नेम क्लियर है कि एक वेव का जो डिस्टेंस है, लेंथ है, उसको कहते हैं वेवलेंथ, एक कंप्लीट वेव के लिए. बट अदरवाइज हाउ वी डिफाइन दिस, इट इज डिफाइंड एज डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट्स और टू कंसेक्यूटिव ट्रफ्स और टू कंसेक्यूटिव कंप्रेशंस और टू कंसेक्यूटिव रेयरफैक्शंस. तो उनमें जो कंसेक्यूटिव क्रेस्ट या ट्रफ में डिस्टेंस है उसको आप कहते हो वन वेवलेंथ. सो लेट अस मार्क इट ऑन अ ट्रांसवर्स वेव. ठीक है, ये डिस्टेंस दो क्रेस्ट के बीच में, दैट इज लैम्डा. दिस डिस्टेंस बिटवीन टू ट्रफ्स, दैट इज आल्सो अ लैम्डा. ठीक है, हाँ ये सेम होगा. अगर मैं पूछूं कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन अ क्रेस्ट एंड एडजेसेंट ट्रफ, क्रेस्ट और उसके साथ वाली ट्रफ में डिस्टेंस कितना है? व्हाट कैन यू से? व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन अ क्रेस्ट एंड एडजेसेंट ट्रफ? साथ वाली ट्रफ. यस, लैम्डा बाय 2. It will be lambda by 2. So accordingly you can answer different distance. ठीक है, ऐसे ही कंप्रेशन, दो कंप्रेशन हैं, बीच में रेयरफैक्शन है. ठीक है, तो ये जो दो कंप्रेशन में डिस्टेंस है वो भी वेवलेंथ है, ये दो रेयरफैक्शंस में डिस्टेंस वो भी वेवलेंथ है. तो चार डेफिनेशन हो सकती है, आप कोई भी लिख सकते हैं. ये आपने लोअर क्लासेस में. एंड सिंस दिस इज लेंथ, इट्स एसआई यूनिट इज मीटर. यूनिट इसका सिंबल है लैम्डा. तब 9th में आपको पता नहीं चलता था, यूनिट पूछ रहे हैं, सिंबल पूछ रहे हैं, सब कुछ आपको एक ही लगता था. यूनिट पूछते थे तो भी लैम्डा लिख देते थे, सिंबल पूछते तो भी लैम्डा. अब तो आप +1 में हो, आपको पता है, राइट. तो इसका सिंबल है लैम्डा, यूनिट है मीटर. कंप्रेशन, अब जैसे मैं बोल रही हूँ, ठीक है, आई एम स्पीकर, आप सुन रहे हो, आप लिसनर हो. ठीक है, सो हाउ साउंड ट्रेवल्स फ्रॉम स्पीकर टू लिसनर? इट डिस्टर्ब्स द एयर लेयर्स. ठीक है, एयर पार्टिकल्स दे गो ऑन ऑसिलेटिंग बैक एंड फोर्थ, और इस तरह से वो एयर की डेंसिटी को चेंज करते जाते हैं. व्हेन साउंड प्रोपगेट्स, तो ये एयर पार्टिकल्स को डिस्टर्ब करती है, कहीं पे पार्टिकल्स को पुश करती है ये, तो कंप्रेशन हो जाती है क्रिएट, कहीं पे रेयरफैक्शन. So sound travels in that form. ठीक है, जब नॉर्मल एयर डेंसिटी थी पर हमने एक साउंड का सोर्स रख के उसको डिस्टर्ब कर दिया, तो उनकी डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ी चेंज हो जाएगी. पहले को आपने पुश कर दिया, आगे सारी लेयर जो है उनमें डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो जाएगी. कहीं पे पार्टिकल्स पहले से क्लोजर आ जाएंगे, कहीं पे पहले से फार अवे हो जाएंगे. तो उसके बेसिस पे वी डिवाइड देम इनटू डिफरेंट रीजन्स, कंप्रेशंस एंड रेयरफैक्शन. ठीक है, सेकंड है फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस और नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस्ड इन 1 सेकेंड. ठीक है, और इसका फॉर्मूला आपको पता ही है, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, यूनिट इज हर्ट्ज और सेकेंड इन हर्ट्ज. सो नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस्ड और कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, ऑल्सो कॉल्ड पिच. थर्ड है स्पीड, स्पीड ऑफ द वेव. लेट अस डिराइव इट. स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम. किसमें? सेंट. कौन सा सेंट? वो तो करेंसी है, सेंट तो 1. अरे वो डेसिबल्स में लाउडनेस होती है. ठीक है, जो पिच है उसका भी यूनिट हर्ट्ज, वो हर्ट्ज में ही मेजर होती है. Okay, speed is distance upon time. If we take one complete wave, then time is time period, and how much distance will be there? That will be one wavelength. एक वेव की लेंथ को आप वेवलेंथ कहते हो, और एक वेव के लिए जितना टाइम लगा उसको आप टाइम पीरियड कहते हो. ठीक है, so let us put v is equal to velocity is equal to speed is equal to lambda over t, distance over time. Let us write 1 over t separately. Lambda over t can be written as lambda into 1 over t. Now what is 1 over t? Frequency. So we have v is equal to lambda nu. This is called wave equation. Wave equation or wave formula. This is called wave equation or wave formula. ठीक है,
ये v इज इक्वल टू लैम्डा न्यू, ये आपने 9th में यूज भी किया हुआ है न्यूमेरिकल्स में, इसको ऐसे ही डिराइव भी किया हुआ, ठीक है। देन एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव, एम्पलीट्यूड देखिए, ये जो डिस्प्लेसमेंट होती है पार्टिकल की ईदर इन द अपवर्ड डायरेक्शन और डाउनवर्ड डायरेक्शन, so maximum distance from the mean position, that is called amplitude of the wave. Maximum displacement of the particle from the mean position, that we call amplitude. तो एम्पलीट्यूड इसकी ये जो पीक लेंथ होगी फ्रॉम द मीन पोजीशन, उसको हम एम्पलीट्यूड कहते हैं, राइट। देन लास्ट कैरेक्टरिस्टिक इज टाइम पीरियड. You already know time taken to complete one wave, that is called time period, and since it is time, its SI unit is second. इसका SI unit क्या है, standard unit क्या है, second. Then there are 3 more types of sound waves. ये तो हर वेव की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, हर वेव में ये कैरेक्टरिस्टिक्स कॉमन होंगी ही होंगी. अब हम साउंड पे आ जाते हैं, ठीक है. There are basically 3 types of sound waves. Infrasonic types of sound waves on the basis of frequency, audible frequency range, and ultrasonic. So infrasonic are sound waves of frequency less than 20 hertz, ultrasonic of frequency more than 20,000 hertz, and audible frequency range in between, that we can hear 20 से लेके, ठीक है, 20 से लेके इनकी फ्रीक्वेंसी 20,000 तक होती है. Only these waves are audible, that's why this frequency range is called audible frequency range. ठीक है, तो ये ना ये हमें सुनती है ना ये सुनती, कुछ एनिमल सुन सकते हैं अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स को, जैसे डॉग्स, एलिफेंट्स, बैट्स वगैरह हो गए, ठीक है, वो सब आपने पढ़ा हुआ है. देयर इज वन मोर कंफ्यूजिंग टर्म, सुपरसोनिक. सुपरसोनिक इज नॉट आउट ऑफ दीज 3 टाइप्स, इट इज अ डिफरेंट कैटेगरी रिलेटेड टू स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट. तो जब हम कहते हैं सुपरसोनिक जेट प्लेन, तो वी आर टॉकिंग अबाउट एन ऑब्जेक्ट मूविंग फास्टर देन साउंड इन द एयर. एयर की स्पीड साउंड में कितनी है, मैंने बताई थी उस दिन. व्हाट इज द स्पीड ऑफ साउंड इन द एयर? अबाउट 340 मीटर पर सेकेंड. तो वो जेट प्लेन्स जो 340 मीटर पर सेकेंड से ज्यादा स्पीड से एयर में मूव करते हैं, ट्रैवल करते हैं, दे आर कॉल्ड सुपरसोनिक जेट प्लेन्स. हाँ, वो तो बहुत ज्यादा फास्ट. लाइट इज वेरी फास्ट इन कंपैरिजन टू साउंड. लाइट की स्पीड तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इसकी सिर्फ 300 की रेंज में है, तो बहुत ज्यादा. इसीलिए थंडर लाइटनिंग में हमें फ्लैश ऑफ लाइट जो है वो पहले दिखती है, थंडर बाद में सुनता है, आवाज बाद में सुनती है. ये सब आप कर चुके हो, ठीक है. So supersonic refers to speed of an object moving faster than sound in the air. For example, supersonic jet planes. तो ये सब पुरानी चीजें थी. अब हम एक रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड भी थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं. रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का अपना एक एक्सपेरिमेंट भी था 9th में, जो आपने फाइल्स में ड्रॉ किया था, कि जैसे लाइट रिफ्लेक्ट होती है वैसे ही साउंड भी रिफ्लेक्ट होती है. इसके लिए आपको शाइनिंग सरफेस नहीं चाहिए, बट स्मूथ एंड हार्ड सरफेस जरूर चाहिए, जो साउंड का अच्छे से रिफ्लेक्ट बैक कर सके. और साउंड की वेवलेंथ लाइट के कंपैरिजन में काफी ज्यादा होती है, तो आपको ऑब्स्टेकल का साइज भी काफी ज्यादा चाहिए. अगर आप कहोगे एक कार्डबोर्ड शीट ले लोगे और उसी से आप साउंड को रिफ्लेक्ट कर दोगे, तो ये हो नहीं सकता है. आपको एक वॉल लाइक बिग स्ट्रक्चर लेनी पड़ेगी जो साउंड को रिफ्लेक्ट कर सकते, बिकॉज ऑफ इट्स ग्रेटर वेवलेंथ. रोकनी हो साउंड की, तो उसके लिए मटेरियल डिपेंड करता है ना, आपको एब्जॉर्बिंग मटेरियल लेना पड़ेगा. हाँ, जो आपकी साउंड को एब्जॉर्ब करे, रिफ्लेक्ट बैक ना करे. जैसे कि ऑडिटोरियम वगैरह में करते हैं वो कुशन्स और हैवी कर्टन्स और डिजाइंड सीलिंग्स, वॉल टू वॉल कारपेट, वो सारे साउंड को एब्जॉर्ब करते हैं. अगर साउंड टकरा के वापस आए तो आपको इको सुनाई देगी. उसको मिनिमाइज करने के लिए वो फिर क्या करते हैं, हैवी मटेरियल इम्पोज कर देते हैं, उससे साउंड एब्जॉर्ब हो जाती है, रिफ्लेक्ट नहीं करती. तो एब्जॉर्बिंग मटेरियल्स जो होते हैं वो साउंड को कम रिफ्लेक्ट करेंगे. जो रिफ्लेक्टिंग मटेरियल है हार्ड और
स्मूथ होने चाहिए, ठीक है। अब रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का ये डायग्राम किया था आपने, वही मैं जो कह रही हूँ आपको, कार्डबोर्ड शीट, वैसे कार्डबोर्ड नहीं होना चाहिए, यहाँ पे एक बड़ी वॉल जैसे स्ट्रक्चर होनी चाहिए। देयर आर 2 हॉलो मेटल पाइप्स, ठीक है। एक आपने फिक्स कर दी, दूसरे पे अपना कान लगा दिया, तो आप इसको एडजस्ट करोगे, जहां पे मैक्सिमम साउंड सुनेगी वहां पे आप इसको रख दोगे, तो ये साउंड इंसिडेंट वेव है, ये रिफ्लेक्ट होकर रिफ्लेक्टेड वेव आएगी। ये नॉर्मल मतलब यहाँ पे एक वुडन शीट रख दी है टू एंश्योर कि साउंड यहाँ से यहाँ ऐसे ही नहीं जा रही, ये यहाँ से रिफ्लेक्ट होके आपको सुन रही है, उसको इंश्योर करने के लिए बीच में कुछ इंसुलेशन रख रहे हैं हम। तो दिस इज वुडन शीट, दिस इज hollow metal pipe, hollow metal pipe। यहाँ पे हम सोर्स ऑफ साउंड रख देते हैं, फॉर एग्जाम्पल अ टिकिंग क्लॉक, तो टिक 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 की साउंड आ रही, कोई भी सोर्स ऑफ साउंड रख सकते हो यहाँ पे, सोर्स ऑफ साउंड। और दिस इज इंसिडेंट साउंड रे, दिस इज रिफ्लेक्टेड साउंड वेव, कार्डबोर्ड शीट, और ये यहाँ पे हम सुन रहे हैं, दिस इज आवर ईयर। तो ये शीट हॉलो पाइप फिक्स करके हम यहाँ पे सोर्स ऑफ साउंड रख के यहाँ पे सुनेंगे, जहां पे हमें मैक्सिमम साउंड सुनेगी वहां रख देंगे, ठीक है। अब हम देखेंगे ये एंगल और ये एंगल बिल्कुल सेम आते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सो जस्ट लाइक लाइट, साउंड आल्सो ओबेज द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। रिफ्रैक्शन की प्रॉपर्टी भी साउंड एग्जिबिट करती है, जैसे लाइट को लेंस रिफ्रैक्ट करते हैं, अकॉस्टिक लेंस भी होता है, साउंड लेंस भी होता है जो लाइट को रिफ्रैक्ट कर सकता है। वो कैसे बना सकते हो आप? सिंपली आप क्या करो, आप एक ग्लास में वाटर ले लो, ठीक है, तो आप उसमें से लाइट पास करोगे, आप देखोगे बेंड होएगी, वो भी बेंड होती है, तो वो एक तरह का साउंड लेंस होगी। इसमें तो चलो लाइट यूज कर रहे हैं ना, साउंड लेंस का एग्जांपल देती हूँ। एक बैलून है, बैलून को कार्बन डाइऑक्साइड से फिल कर दो, गैस हैवियर देन एयर, तो कार्बन डाइऑक्साइड से जब आप उसको बैलून को फिल कर दोगे, इट विल सर्व एज अकॉस्टिक लेंस। अब आप इस साइड पे उसके एक सोर्स ऑफ साउंड रखोगे, टिकिंग वॉच रखोगे, तो दूसरी साइड पे कान लगाओगे तो आपको आवाज सुनेगी। इसका मतलब है साउंड उस लेंस में से निकल के गई है, बेंड होके गई है, रिफ्रैक्ट होके गई। तो लिख लीजिए अकॉस्टिक लेंस, acoustic lens, you can take a rubber bladder, fill it with carbon dioxide gas, it can serve as sound lens or acoustic lens, it can serve as a sound lens or acoustic lens। acoustic means it is a term related to sound, जैसे acoustics branch सुनी होगी आपने, acoustics is the branch of physics that deals with design of auditoria and sound halls, keeping in view the sound requirements। तो acoustics वो ब्रांच है जो साउंड से डील करती है, साउंड रिक्वायरमेंट्स से डील करती है, और उसके लॉज को ध्यान में रखते हुए बिल्डिंग्स को, आर्किटेक्चर को, मतलब उनका डिजाइन ऐसे किया जाता है कि वहाँ अच्छी साउंड कंडीशन हो। जहाँ पे कॉन्सर्ट्स होते हैं, जहाँ पे कोई स्पीच वगैरह होनी है, वहाँ पे साउंड कंडीशन बहुत अच्छी होनी चाहिए, इको नहीं होनी चाहिए, रेवर्बरेशन टाइम भी ऑप्टिमम होना चाहिए, ये सब हमने पढ़ना है, ठीक है। हाँ हाँ वही, तो उसमें क्या करते हैं कि एब्जॉर्बिंग मटेरियल ज्यादा रखते हैं। अगर साउंड वॉल से रिफ्लेक्ट होके आपके कानों में दोबारा आती जाएगी, वो तो इको बनती जाएगी। पहली साउंड खत्म नहीं हुई, उसकी इको अभी घूम रही है हॉल में, दूसरी साउंड फिर से आ जाएगी, वो मिक्स हो जाएंगी। तो जब वो मिक्स होंगी आपको क्लैरिटी नहीं रहेगी साउंड की, तो वहां पे एब्जॉर्प्शन चाहिए हमें, ठीक है। ये हमने एंड में करना है, अकॉस्टिक्स का एक सेपरेट पोर्शन है, ये हम वेव्स के एंड में करेंगे, ठीक है। चलो, ये रिफ्रैक्शन भी शो करती है साउंड, रिफ्लेक्शन भी शो करती है, राइट। एप्लीकेशंस ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आपने की थी, एक बार जस्ट नेम्स ले लेते हैं, बाकी आपको पता है वो मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगी। एप्लीकेशंस ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या क्या थी? मेगाफोन, मेगाफोन को स्पीकिंग ट्यूब भी कहते हैं। आप एक पेपर का बस वो बना लेते हो, कौन सा, किसी को आवाज मारने के लिए, लाउड स्पीकर्स की शेप देखी है आपने, वो सब स्पीकिंग ट्यूब्स हैं।
आप ऐसे करके बोलते हो किसी को आवाज मारने के लिए, ऐसा किसी को बुलाओगे ज्यादा दूर तक आवाज नहीं जाएगी, किसी साइड पे चलेगी, पीछे चली गई, साउंड वेस्ट हो गई, ठीक है। तो आप ऐसे कर लेते हो या पेपर का कोन बना के आवाज मारते हो। तो साउंड प्रोपेगेट्स इन डिजायर्ड डायरेक्शन बिकॉज ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शंस ऑफ साउंड। सेकंड है ईयर ट्रम्पेट। ईयर ट्रम्पेट यूज्ड बाय पर्सन हार्ड ऑफ हियरिंग, जिनको ऊंचा सुनता है, कान में एड लगाते हैं, हियरिंग एड, दैट इज कॉल्ड ईयर ट्रम्पेट। तो साउंड्स फ्रॉम अ वाइडर एरिया दे रिफ्लेक्ट इनटू अ कॉन्सेंट्रेटेड रीजन, तो इकट्ठी होकर सुनती हैं जब तो लाउड हो जाती हैं और उस पर्सन को सुनाई देने लग जाती है, ठीक है। उसका पर्पस सिर्फ यही होता है कि सराउंडिंग एरिया के साउंड्स को इकट्ठा करना रिफ्लेक्शन से, तो उसको एक नैरो स्पेस में वो कलेक्ट कर देता है, राइट। और कौन सी एप्लीकेशन थी? साउंड बोर्ड यूज्ड एट द बैक ऑफ स्पीकर्स इन कॉन्सर्ट हॉल। कॉन्सर्ट हॉल में एक बड़ा सा रिफ्लेक्टर होता है, स्पीकर के पीछे रखा होता है उन्होंने। उसका रीजन ये है कि अगर कोई साउंड पीछे गई तो स्पीकर उसके फोकस पे होता है, अगर कोई साउंड पीछे गई रिफ्लेक्ट होकर पैरेलल जाएगी टुवर्ड्स द ऑडियंस, अगेन रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड इज यूज्ड हियर, ठीक है। विस्परिंग गैलरी, उसमें क्या होता है? इट इज यूज्ड ऑन दैट प्रिंसिपल, ये जयपुर में है विस्परिंग गैलरी। इसमें यही प्रिंसिपल है, जैसे आपको पता है टू प्लेन मिरर्स, इफ दे आर केप्ट विद देयर शाइनिंग सरफेसेस पैरेलल टू ईच अदर एंड वन ऑब्जेक्ट इज केप्ट हियर, तो मल्टीपल रिफ्लेक्शन से इनफाइनाइट इमेजेस दिखती है ना। वही कंसेप्ट यहाँ पे है कि दो रिफ्लेक्टिंग वॉल्स दे आर केप्ट पैरेलल टू ईच अदर, विस्परिंग गैलरी इज डिजाइन्ड इन दिस वे, और एक साउंड अगर उसमें प्रोड्यूस हो उसकी मल्टीपल साउंड सुनती है। उस गैलरी में एक पर्सन बोलेगा, ऐसे लगेगा एक क्राउड बोल रही है, बहुत लोग बोल रहे हैं इकट्ठे, इसलिए इसको विस्परिंग गैलरी कहा जाता है। सो इट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, ठीक है। फिर उसके बाद आपकी एप्लीकेशन आ जाती हैं, स्टेथोस्कोप, ठीक है, पेशेंट की हार्ट बीट सुनती है डॉक्टर को, स्टेथोस्कोप में मल्टीपल रिफ्लेक्शंस होती हैं, राइट। उसके बाद सीलिंग्स ऑफ साउंड हॉल्स दे आर मेड कर्व्ड, ये भी 9th में आपने डायग्राम भी बनाया था ना। सीलिंग्स ऑफ साउंड हॉल्स दे आर मेड कर्व्ड, ताकि साउंड हर कॉर्नर में पहुंचे, जो नहीं तो पीछे साइड पे बैठे होते हैं उनको आवाज नहीं ना सुनती, तो इसलिए अगर साउंड हॉल की सीलिंग कर्व्ड हो इस तरह से, तो यहाँ पे सोर्स ऑफ साउंड है सपोज, तो कर्व्ड सीलिंग की वजह से साउंड विल रीच एवरी नुक एंड कॉर्नर। ये देखो कॉर्नर में भी पहुंच गई साउंड, यहाँ पर भी पहुंच गई जहां पे अदरवाइज नहीं पहुंचनी थी अगर रेक्टेंगुलर होता। साइंस सिटी में डोम थिएटर देखा है आपने, तो वो कर्व्ड है, हर कॉर्नर में साउंड पहुंच रही है। सो सीलिंग्स ऑफ साउंड हॉल्स दे आर कर्व्ड बाय रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, साउंड रीचेस एवरी नुक एंड कॉर्नर ऑफ द हॉल। वही यही साउंड को पहुंचाने के लिए होता है, वो वैसे डिजाइन ज्यादा होता है उसमें, ठीक है। ओके, सो दीज आर मेन एप्लीकेशंस। और भी एप्लीकेशंस हैं, इको रेवर्बरेशन। रेवर्बरेशन और इको पता है ना आपको? इको क्या होती है? रेपिटेशन ऑफ साउंड ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, ठीक है। मिनिमम डिस्टेंस टू हियर एन इको क्या है? कैलकुलेट किया था ना, 17.2 मीटर, याद है आपको? उसमें हमने परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग यूज किया था। परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग क्या होता है? मिनिमम टाइम गैप बिटवीन टू साउंड्स टू बी हर्ड सेपरेटली। तो अगर हम चाहते हैं कि हमने हिली एरिया पे जाके जो बोला हमारी आवाज, और फिर जो रिफ्लेक्ट होके साउंड वापस आई, जो सुना हमने इको, उन दोनों में कम से कम इतना गैप होना चाहिए 0.1 सेकेंड का, जिसको हम कहते हैं परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग, तभी हमें वो अलग अलग दिखेंगी, सुनेंगी मतलब। तो लिखिए व्हाट इज परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग। persistence of hearing. Persistence of hearing is minimum time gap between two sounds, minimum time gap between two sounds to be heard separately.
मिनिमम टाइम गैप बिटवीन टू साउंड्स टू बी हर्ड सेपरेटली, ताकि हमें वो सेपरेट सुने, अलग अलग सुने। तो अगर हम चाहते हैं कि इको बने, उस केस में हमारी प्रोड्यूस्ड साउंड और रिफ्लेक्टेड साउंड, इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड साउंड में कम से कम इतना गैप होना चाहिए। इसकी वैल्यू है 1/10 ऑफ अ सेकेंड, कम से कम इतना उसमें वैल्यू होनी चाहिए। तो मिनिमम डिस्टेंस टू हियर एन इको के लिए हम फिर इतना टाइम यूज करते हैं, और साउंड की स्पीड यूज करते हैं 344 मीटर पर सेकेंड। तो हमारा मिनिमम डिस्टेंस टू हियर एन इको कितना आता है? 17.2 मीटर। याद है? प्रूव करके बताऊंगी, याद है? चलो मैं थोड़ा सा फॉर्मूला लिख के बता देती हूँ। हाँ जी, इको और हाँ मैं बताती हूँ। मिनिमम डिस्टेंस टू हियर एन इको, तो आपको पता है रिफ्लेक्शन में हमेशा हमारा फॉर्मूला क्या होगा? S इज इक्वल टू VT/2। तो इको इज ऑल्सो रिफ्लेक्शन, तो हमारा वही फॉर्मूला होगा S इज इक्वल टू VT/2। स्पीड ऑफ साउंड इन एयर है 344 मीटर पर सेकेंड। टाइम हमने बोला 1/10 ऑफ अ सेकेंड होना चाहिए, तभी हमें इको सुनेगी अलग से। और फिर ये आता है सॉल्व करके 17.2। So this is minimum distance between source of sound and reflecting surface, so that we can hear the echo of our sound. ये सब 9th में किया हुआ है। अगर आपको जो मैंने बोल दिया आज उसमें कोई डाउट है तो यू कैन आस्क, पहले पूछ लो फिर मैं आगे चलती हूँ। अभी तक यहाँ तक मैं ये अज्यूम कर रही हूँ कि आपने ये 9th में पढ़ा हुआ है। अगर आपको कोई टॉपिक लग रहा है मैं रिपीट कर देती हूँ। हाँ जी, कुछ पॉइंट, कोई मेगाफोन, ईयर ट्रम्पेट, कुछ भी आपको चाहिए बच्चे? यस गीतेश। हम साउंड बोर्ड बता दो दोबारा। हाँ मैं साउंड बोर्ड बता दूँ। साउंड बोर्ड में क्या है? दिस इज अ साउंड बोर्ड, जहां पे स्पीच वगैरह या कोई कॉन्सर्ट चलता है उसमें फोकस पे, ये साउंड बोर्ड कनकेव शेप का होता है, उसके फोकस पे स्पीकर का अरेंजमेंट होता है खड़ा, उसको वहां किया जाता है। यहाँ पे वो स्पीकर होता है जो बोल रहा है या सोर्स ऑफ साउंड है ये। तो अगर कोई साउंड बैकवर्ड चली जाती है, आपको पता है मिरर में जब फोकस पे कोई ऑब्जेक्ट हो तो रिफ्लेक्ट होके सीधी जाती है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाती है। तो वही चीज यहाँ पे होगी, अगर कोई साउंड पीछे भी जाती है तो उसको आगे भेज देता है टुवर्ड्स द ऑडियंस बाय रिफ्लेक्शन। सो साउंड मूव्स टुवर्ड्स द ऑडियंस और उसको फिर लाउड साउंड सुनाई देगी, उसकी साउंड वेस्ट नहीं होगी पीछे। हाँ वो यही रीजन है कि साउंड को वेस्ट नहीं करना है, हमें डिजायर्ड डायरेक्शन में लेके जाना है जहां हम चाहते हैं कि लाउड साउंड सुने। हमें पीछे लोग नहीं बैठे हुए हैं, आगे लोग बैठे हैं, हम चाहते हैं कि उनको सुनाई दे। ठीक है? यस, एनी अदर डाउट स्टूडेंट्स? कोई और पॉइंट क्लियर नहीं हुआ तो आप पूछ सकते हो। यस वही, वो तो फिर उसका एंगल ही सेट किया जाता है ना। एंगल तो ये देखो यहाँ पे भी हमें देखना ही पड़ा, एंगल देखो आप, उसके ऊपर डिपेंड करता है, तभी फोकस पे रखा गया है ना, कहीं और नहीं रखा गया। तो पैरेलल तभी जाएगा, एंगल तो सेट करना ही पड़ेगा आपको। राइट, सो दिस इज मिनिमम डिस्टेंस टू हियर एन इको। व्हाट इज रेवर्बरेशन? पूरा वर्ड या सेंटेंस रिपीट नहीं होता है इसमें, ओनली लास्ट सिलेबल इज प्रोलॉन्ग्ड। वो लास्ट वाला जो सिलेबल है सिर्फ वो प्रोलॉन्ग हो जाता है, पूरा वर्ड रिपीट नहीं होता, पूरा सेंटेंस रिपीट नहीं होता। देन इट इज कॉल्ड रेवर्बरेशन इफ द डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज स्लाइटली लेस देन 17.2 मीटर, तब पूरी इको नहीं बनती है, रेवर्बरेशन हो जाती है। ठीक है? पूरी इको नहीं बनती है, उसको फिर हम रेवर्बरेशन बोल देते हैं। So reverberation is prolongation of last syllable. syllable मतलब मात्रा होती है जो एंड में, जैसे ई आ रहा है तो ई जो है वो प्रोलॉन्ग हो जाएगा, आ है तो आ प्रोलॉन्ग, पूरा वर्ड या सेंटेंस रिपीट नहीं होता।
So prolongation of last syllable due to reflection of sound when the distance between source and reflecting surface is slightly less than 17.2 मीटर. अब जैसे ये रूम है, अगर इसकी लेंथ 17.2 मीटर या उससे ज्यादा हो तो मुझे इको सुनाई देगी ज्यादा. ठीक है, पूरा पूरा वर्ड या सेंटेंस रिपीट होता जाएगा. पर अगर उससे थोड़ा कम है तो देखो इको तो अभी भी आ रही है थोड़ी थोड़ी. ये रेवर्बरेशन है. थोड़ा सा जब लास्ट वाला सिलेबल प्रोलॉन्ग हो जाता है, पूरी इको नहीं बन जाती पर कुछ सुनती है, उसको आप कहते हो रेवर्बरेशन. ये भी जरूरी होती है. अगर आप बिल्कुल रेवर्बरेशन 0 कर दोगे तो साउंड बिल्कुल डल डेड इफेक्ट देगी, वो भी हमें नहीं चाहिए. हाँ, तो थोड़ा सा जो ये इको, थोड़ा सा रेवर्बरेशन साथ में होता है, वो भी साउंड को इंटरेस्टिंग बनाती है. ठीक है, क्लियर है. तो यहाँ तक ये सारा आपका रिवीजन पार्ट था. नाउ न्यू टॉपिक इज स्टार्टिंग. मेन आप कह लो वेव्स यहाँ से शुरू होगा. कल हम वेव्स यहाँ से शुरू करेंगे. हाँ, मैं लास्ट 5 मिनट्स में करती हूँ. डिले देखो वो आपको समझ आएगा जब हम रेवर्बरेशन करेंगे कि व्हाट इज ग्रोथ एंड व्हाट इज डिके ऑफ साउंड. ठीक है, उसी को आप डिले भी कह सकते हैं. तो उससे हम रिलेट करेंगे तब. पहले हम अब स्टार्ट करेंगे प्रोग्रेसिव वेव, स्टैंडिंग वेव्स. ये न्यू कॉन्सेप्ट है आपके लिए. और उससे पहले न्यूटन्स फॉर्मूला वगैरह हमने करना है. ये लास्ट ही है. हाँ, दिस इज लास्ट यूनिट गोइंग ऑन. उसका हमने एक चैप्टर कर लिया है, ऑसिलेशन. ये उसका वेव्स वाला चैप्टर है लास्ट यूनिट. ठीक है, तो ये आपका बस लास्ट यूनिट चल रहा है, पर इट इज क्वाइट लेंथी और बहुत समझने वाला है वेव्स चैप्टर. वेव्स में ये जो स्टैंडिंग वेव्स एक बार छोड़ दिए ना आपने, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाएगा इसमें. 5 या 3 मार्क्स के क्वेश्चन फिर आप सोच लो कि आपके छूट जाएंगे. फिर बहुत इफेक्ट पड़ेगा और साथ में समझोगे नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा. नहीं, हम जनरल भी करेंगे, इंटरफेरेंस वगैरह भी करेंगे इसमें. अभी तो हम साउंड को ज्यादा कंसंट्रेट कर रहे हैं, जैसे 9th में आपने पढ़ा हुआ है, तो उससे आपको सभी वेव्स की प्रॉपर्टीज समझ में आ जाती हैं थोड़ी. ठीक है, बाकी अब हम जनरली बोलेंगे सबके लिए. राइट, सो नाउ व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स इन सॉलिड्स. मैंने आपको बताया था कि ट्रांसवर्स वेव्स किस स्टेट ऑफ मैटर में प्रोड्यूस होती हैं. ट्रांसवर्स वेव्स कैन बी प्रोड्यूस्ड इन सॉलिड्स, जैसे रोप्स वगैरह, स्प्रिंग्स वगैरह. एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल है ट्रांसवर्स वेव को प्रोड्यूस करने का. आप एक रोप लो बड़ी सी, उसका एक एंड डोर के साथ, हैंडल के साथ टाई कर दो, फ्री एंड अपने हाथ में रख लो. ठीक है, आप उसको एक अप और डाउन जर्क दोगे तो उसमें ट्रांसवर्स वेव प्रोड्यूस होगी. तो ट्रांसवर्स वेव्स यूजुअली रोप्स में, स्ट्रिंग्स में, सॉलिड्स में प्रोड्यूस होती हैं और लिक्विड्स के सरफेसेस पे प्रोड्यूस होती है. तो उसका फॉर्मूला क्या है? ट्रांसवर्स वेव्स इन सॉलिड्स की स्पीड का फॉर्मूला नोट कर लो. अंडर रूट y बाय रो, वेयर y इज यंग्स मॉडुलस. सॉलिड के लिए कौन सी प्रॉपर्टी आ जाएगी? यंग्स मॉडुलस. And rho is density of that solid. Density of that solid. On the other hand, इसका प्रूफ सिलेबस में नहीं है, इसको हम यूज करके आगे डिराइव करेंगे. Then velocity of longitudinal waves in fluids. आपको पता है कि वो सॉलिड, लिक्विड, गैसेस तीनों में प्रोपेगेट कर सकती हैं. तो लॉन्गिट्यूडनल वेव साउंड फॉर एग्जांपल, फ्लूइड मतलब वाटर फॉर एग्जांपल, उसमें उसकी स्पीड का बेसिक फॉर्मूला है अंडर रूट k बाय रो, वेयर k इज बल्क मॉडुलस एंड रो इज डेंसिटी ऑफ लिक्विड, वेयर k इज बल्क मॉडुलस एंड रो इज डेंसिटी ऑफ लिक्विड. तो ये फॉर्मूले अब हम आगे नेक्स्ट आर्टिकल में ये यूज करेंगे. आप ये जनरल फॉर्मूला नोट करो. वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स इन सॉलिड.
आगे एक आर्टिकल में मैं आपसे ही पूछूंगी, आपने तब मुझे बताना है। बोथ द एक्सप्रेशंस विल बी यूज्ड इन न्यूमेरिकल्स आल्सो, दीज एक्सप्रेशंस विल बी यूज्ड। हाँ जी बिल्कुल वैल्यू होती है। आपको कितने न्यूमेरिकल्स में एक्सरसाइज में हमने किया, स्टील का यंग्स मॉडुलस 2 × 10⁻10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, ये उसकी वैल्यू है। ब्रास का कुछ और है, कॉपर का कुछ और है, ऐसे। हाँ जी हाँ, क्वेश्चन में गिवन होती है। बल्क मॉडुलस के भी क्वेश्चन हमने किए हैं एनसीईआरटी में, उसमें भी वैल्यू गिवन। ठीक है, तो कल हम स्टार्ट करते हैं न्यूटन्स फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी ऑफ साउंड इन द एयर। स्पेसिफिकली हम लॉन्गिट्यूडनल वेव लेंगे साउंड, और फ्लूइड लेंगे एयर। तो एयर में जब साउंड ट्रेवल करती है उसकी कितनी स्पीड होती है, उसका फॉर्मूला हम डिराइव करेंगे। एक जनरल फॉर्मूला था जिसमें सारी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का किसी भी फ्लूइड में ये बेसिक फॉर्मूला रहेगा। स्पेसिफिकली साउंड का एयर में से प्रोपिगेशन के टाइम क्या वेलोसिटी होगी वो हम कल फाइंड करेंगे यूजिंग न्यूटन्स फॉर्मूला। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, तो उसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना आप लोगों ने, राइट। वेव्स चैप्टर का कोई भी आर्टिकल मिस करने वाला नहीं है, ठीक है। सारे के सारे आर्टिकल्स इक्वली इंपॉर्टेंट हैं।